उन्होंने 6 से ज्यादा लोगों को जितवा करके भी भेजने का काम किया। उन्होंने राज्यसभा में हमको अपनी पार्टी का लीडर बनाया, तो उन्होंने लोकसभा में भी उपनेता ब्राह्मण समाज को बनाने का काम किया। ये सारे काम इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए उनका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने के लिए किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के साथ में क्या हुआ? उनका जो शुरू से जो रहता है देश ब्राह्मण समाज के बारे में और दलित समाज के बारे में, वो बदल नहीं सकता कभी, और उस समय भी नहीं बदला। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो भरी सभा में कह दिया था कि ब्राह्मण समाज के लोगों का कोई काम नहीं करना है, इनका कोई काम नहीं किया जाएगा। उसके बाद अखबारों में छप गया था। जब अखबारों में छपा तो उसको लीपापोती उन्होंने करने का काम किया। लेकिन किस तरीके से बेइज्जत किया उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को। याद करिए राजाराम पांडे जी, उनके अपने खुद के मंत्री थे और उनको भी इतना बेइज्जत किया, मंत्रालय भी छीना, बेइज्जत भी किया, और अपने घर तक पहुंचे तो इतनी बेइज्जती वो महसूस थी जो उसका वो नहीं झेल पाए और उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु भी हो गई। याद करिए नीरज मिश्रा का, किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में नाराजगी जलाती हो गई थी, कन्नौज का दफा था, अखबारों में मैगजीनों में आपने भी देखा होगा उस समय, उसका सर कटवा करके और उसके बाद लखनऊ मंगवाने का काम किया। ये भी उस समय किया गया। तो इस तरह की समाजवादी पार्टी की सरकार को दोबारा से हम लोग ले आए, और जब लेके आए तो पछतावा करने लगे कि अब क्या करें। भूल गए कि हमने जो पिछली सरकार दी थी बहन मायावती जी की, उस सरकार में बहन मायावती जी ने क्या क्या नहीं उत्तर प्रदेश में किया था। विकास की छड़ी लगा दी थी। नोएडा, आज का नोएडा जो आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रखता है। याद रखिए नोएडा की देन किसकी है? नोएडा में बहन मायावती जी का जितना भी विकास होता है, जैसे लखनऊ में नोएडा में बहन मायावती जी का ही विकास होता है, जिसकी नकल बाहर से आगे लोग विदेशों से भी करने की कोशिश करते हैं कि नोएडा में जिस तरह का बहन मायावती जी ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया, इसकी नकल करी जाए। लेकिन इसी तरीके से चाहे वो यहाँ की इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो यहाँ के उद्योगपति हो, वो सब सुरक्षित थे। वो उस समय अपना उद्योग लगा करके और अपना आराम से काम करते थे। यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जो कि इंटरनेशनल, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है, जहाँ के बच्चे आज बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी देने का काम किया। यहाँ पर हॉस्पिटल दिया, जो कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना के देने का काम किया, जो कि उसके बाद दोबारा किसी भी सरकार ने इस तरह का यहाँ पर देने का कोई काम नहीं किया। लड़कियों का स्कूल, डिग्री कॉलेज, सभी चीजें उन्होंने नोएडा को इतना डेवलपमेंट किया, इतना आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो पार्कों से सौंदर्यीकरण हो, चाहे जिस तरीके से हो, एक अपने आप में नोएडा को उन्होंने देश में और विदेशों में भी उसकी एक स्थान बनाने का काम किया। बहन मायावती जी ने इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया। उन्होंने 29,000 से ज्यादा गांव में डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के, डॉक्टर अम्बेडकर गांव थे, उनका विकास करने का काम किया। समग्र विकास किया वहां पर, हर एक को चीजें नहीं, समग्र विकास करने का काम किया। उन्होंने 28,000 प्राइमरी स्कूल, नए स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग से स्कूल बनाने के काम किए पूरे प्रदेश में, हर जिले में। उन्होंने 5,000 से ज्यादा जो थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूल बनाने का काम किया। 6 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की 6 यूनिवर्सिटी देने का काम किया। उन्होंने लखनऊ में विकलांगों के लिए एक यूनिवर्सिटी दी, जो कि विश्व में अपने आप में एक ही यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जहाँ पर विकलांग लोग पढ़ते हैं। वो लखनऊ पहली यूनिवर्सिटी अरबी फारसी की उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी ने लखनऊ में देने का काम किया। उन्होंने हर तरफ से हर समाज के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और जो भी बन सकता था, जो वादा उन्होंने किया था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी को लेकर के वो आगे बढ़ी और उन्होंने हर समाज को अपना उच्च स्थान और योजना बना करके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। जहां 2-2 घंटे की बिजली आती थी, 6,000 मेगावाट बिजली
खाली उत्तर प्रदेश में होती थी। 17 वर्षों से कोई कारखाना नहीं लगा था बिजली बनाने का। बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में 1-2 नहीं 7 कारखाने बना के और उनको चालू भी करने का काम किया। 6000 से और 13,000 मेगावाट पे पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया। महिलाएं, लड़कियां हम लोगों की घर से निकलने में हिचकती नहीं थी। वो जानती थी कि हम अगर घर से 12 बजे भी निकलना पड़ गया तो हमें कोई डर नहीं है, कोई हमारी तरफ बदनीयती से हम उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उस तरीके से नहीं कि नोएडा में ही पत्रकार को मार दिया गया, वो छेड़छाड़ रोकने की कोशिश कर रहा था। सरेआम यहाँ पर छेड़छाड़ होती है, लोगों महिलाएं असुरक्षित रहती हैं, उसकी हत्या कर दी गई। कितने किस्से आपके नोएडा में हो गए, लखनऊ में हो गए, पूरे प्रदेश में हो गए। हर 2 घंटे में एक महिला का उत्तर प्रदेश में रेप होता है। ऐसा प्रदेश इस समय बना हुआ है। जैसे समाजवादी पार्टी में था वैसे ही आज है। और बहन मायावती जी के समय उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित थी। वो जानती थी कि हमारे यहाँ कोई निगाह नहीं, गलत नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और किसी मजाल नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले ले। आज की सरकार देखिए क्या हो रहा है। आज की सरकार में दिन दहाड़े लोगों को, महिलाओं को उनका उत्पीड़न, रेप हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही है, शूट आउट के नाम पे, एनकाउंटर के नाम पे हत्याएं हो रही हैं। और 1-2 नहीं सैकड़ों की संख्या में। और सरकार अपनी पीठ पर दबाती है। और उसमें किसके ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं ये भी देखने की कोशिश करिए। ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर खास तौर से हो रहा है। किस तरीके से हाथरस में जहां आज हम जा रहे हैं, हमारी एक बैठक है, किस तरीके से वहां हमारे दलित समाज की एक बेटी के साथ में पहले रेप होता है और उसके बाद जब उसकी जान चली जाती है तो उसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, मीडिया को भी दौड़ा के लगा दिया जाता है, लोगों को हटा दिया जाता है। और लखनऊ से निर्देश होता है कि देखो हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग। जिला मजिस्ट्रेट से कहा जाता है कि अपनी निगरानी में किसी की हालत में उस लड़की का मृत शरीर उनके परिवारजनों को नहीं मिलना चाहिए। परिवारजन भिड़कते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, उनको एक शिक्षों के पीछे बंद कर दिया गया और मृत शरीर उनको देखने को भी नहीं दिया गया। और ले जाकर के खेतों में मिट्टी का फेंक डाल करके रात के 2 बजे जला करके पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को, पूरे विश्व के सामने शर्मसार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह का यहाँ पर जो कानून चल रहा है, जो भी अपनी आवाज उठाता है उसको या तो मार दिया जाता है और या तो उसको उसका घर उजाड़ दिया जाता है, उसके फैक्ट्री उजाड़ दी जाती है, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। इस तरीके से रोजाना ये हो रहा है। आज भी एक बात में देखा है, ब्राह्मण समाज का व्यापारी उससे नाराज हो गए तो उसके बुलडोजर चला करके और उसके पूरा का पूरा फैक्ट्री उठाने का काम चल रहा है। तो इस तरह की सरकार जहां पर की ब्राह्मण समाज को चुन करके मारने का काम हो रहा हो, जिस तरीके से 2017 में जब ये सरकार आई थी तभी इसने अपना आगाज नहीं किया था, जब 5 ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या रायबरेली में हो गई थी और वो नौजवान लड़के थे। कहा गया वो तो माफिया थे, मंत्री ने कहा कि वो तो माफिया थे मीडिया के सामने जाकर के, और मान लिए गए। बहुत अच्छा हुआ, सरकार की पीठ थपथपा रहे थे कि ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। और उसके बाद हम उनके जब परिवार वालों के पास गए, उनके गांव गए, उनके घर गए, तो हमने सोचा तो बहुत बड़े माफिया हैं, इनके पास तो अपार संपत्ति होगी। घर के अंदर 10 बाई 10 की झोपड़ियां थी और सभी के पास, और वो कच्ची झोपड़ी, उस झोपड़ी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उसमें भी आग लगाने का काम किया। पुलिस की देखरेख में उसमें भी आग लगाने का काम किया। इस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए कानपुर में, और कानपुर के पास एक जो किस्सा होता है उसमें उसको तो आप मार ही देते हैं, उसको तो आप पकड़ के लाए वहां से कि हम देख के आ रहे हैं, मंदिर से उठा करके गाड़ी फिसल गई और वो भागने की कोशिश कर रहा था, मैं गोली तोड़ा दिया। अरे उसको मार दिया था, उसके बाद बाकियों को मारने की क्या जरूरत थी? 17.5 साल के लड़के को 17.5 साल के लड़के को आप हरियाणा से उठा लाए, दूर का रिश्तेदार था इसलिए उठा लाए और उठा करके आपने गाड़ी पलटाई इटावा के पास और फिर उसको बाहर निकला, उसको गोलियों से मार दिया।
कितने लोगों को मार दिया, उनको तो मारा ही मारा। आपने एक योजनाबद्ध तरीके से उसमें यह भी निर्देश दे दिया कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा मौका मिला है ब्राह्मणों को सबक सिखाने का, और इसलिए 100 अज्ञात ब्राह्मण रिपोर्ट में डाल दो ना, और जो मिलता जाए उसको उठा दो। जो भी मजबूत किस्म का ब्राह्मण हो, कानपुर के इर्द गिर्द, चाहे वो इटावा हो, औरैया हो, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद हो, और उन्नाव हो, लखनऊ हो, जहां भी हो, आस पास फतेहपुर हो, उससे उठा दो और उठा करके उसको इसी में ठिकाने लगा दो। कितने लोग मार दिए गए, 50 से ज्यादा लोगों को जेलों के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। आज भी वो वहां पर बंद पड़े हुए हैं। 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग, उसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनको बंद कर रखा है। क्यों? कहते हैं ये सब भी उसमें उसी में नाम डालते जाओ, मजबूत किस्म के लोग थे। और इरादा क्या कि ब्राह्मण समाज को इतना डरा दो, इतना दहला दो कि वो उठने की हिम्मत ना करे। अगर ऐसा नहीं होता तो लखनऊ में दिन दहाड़े वहां निर्मल तिवारी और विवेक तिवारी उसको रोक करके गाड़ी से गोली नहीं मारते, घर से उठा ले गए और ले जाकर के अपने माँ बाप का करोड़ों में इलाज करा रहा था पांडे, उसको उठा ले गए और ले जाकर के उसको कंटोनमेंट में गोलियों से उड़ाने का काम कर दिया। 3-3 हत्याएं लखनऊ शहर में ब्राह्मण समाज की दिन दहाड़े गोली मार के कर दी गई, और सब उसी में नाम लिखा दिया कि ये सब भी उसी में थे। जबकि कलकत्ते और मुंबई में कुछ लोग रह रहे थे, उनको भी वहां से उठवा करके और उसी में नाम दर्ज करके, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों को ठिकाने लगाना। किस तरीके से महोबा के व्यापारी को, महोबा के व्यापारी ब्राह्मण समाज का था, उसके वो दम नहीं आता, इनसे डर नहीं आता, वो अपने समाज का काम करता जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया, उसको गाड़ी में बैठा के ले गए और ले जाकर के उसके गोली मार दी। और जब मर गया, हल्ला हुआ पूरे बुंदेलखंड में, तो कहा कि इससे तो आत्महत्या कर ली थी। ये बहुत परेशान था, इससे आत्महत्या कर। जब टेलीफोन की रिकॉर्डिंग सामने आ गई और उसमें आया कि आत्महत्या नहीं थी, इसकी तो हत्या की गई, अधिकारी ने गोली मारी और मार के हत्या की, तो उससे कहा गया कि तुरंत तुम प्रदेश छोड़ दो, अब तो खुलासा हो गया, और प्रदेश छोड़ के चले जाओ और आराम से बाहर जाके रहो, हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और आज साल भर होने को आ रहा है, कोई पता ठिकाना नहीं है, एक अधिकारी लापता है, लेकिन सरकार कहती है हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज की हत्या हुई थी, और हत्या करने वाले वही थे जिनका ये आज जिनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। जैसे उन्नाव में रेप होता है लड़की का, लेकिन एमएलए इनके चाहते थे तो उनको सुरक्षा दे दी गई। और उसी जगह आप कानपुर के कांड में देखिए, आपने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को उठा लिया, लेकिन उसका क्या दोष था? जो 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे एक दिन पहले शादी होकर के आई थी, उसके पति को आपने उठा करके गोली मार दी, उसको तो आपने मार दिया, लेकिन उसको क्यों उठा ले गया? 29-30 तारीख को शादी हुई उसकी, पहला तारीख उसका पहला दिन था अपने घर में, उस दिन तो उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, आपने उसको उठवा दिया और 2 तारीख से लेकर के आप पहले तो उसको अज्ञात जगह पे ले जाते रहे, उसके बाद 3 महीने जेल में रखा, और जब मालूम पड़ा कि ये तो अभी नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में बाराबंकी में भेज दिया, जहां 48 लड़कियों के बीच में आपने उसको रखा। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, रिपोर्ट आई कि वो मर सकती है और उसको बेल दे दी जाए, इस बात के लिए पैरोल मिल जाए, कम से कम इलाज करा दे। लेकिन लखनऊ से निर्देश हुआ, अगर मर जाती है तो मर जाने दो, लेकिन उसको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए और बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। जब ये लगा दिया तो बेल मिल जाएगी, क्योंकि ये तो नाबालिग है, और इसको क्या, इसका दोष क्या है? खाली शादी हो गया है कि नहीं तो दोष है? तो एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई गई, क्योंकि कहा गया कि बेल नहीं होनी चाहिए, तो इसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया जेल अधीक्षिका से, और कहा गया कि उसने लिखा उसमें कि 48 लड़कियां जो यहाँ रहती हैं, उन्होंने लिखित कंप्लेंट दी है खुशी दुबे के नाम पे, और कहा है कि अगर ये छूट गई तो ये कहती है कि हमारी अगर बेल हो गई तो हम बाहर निकल करके एक बहुत बड़ी जोरदार अपराधी बन जाएंगे, और इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से उसकी बेल खारिज भी करा दी। तो इतना तो एक लड़की के पीछे तो पड़े
उसके साथ में उसके घर में जो कार्य करती थी एक महिला, उसको भी उठा ले, उसको आपने जेल में रखा। उसके साथ साथ में छह साल की उसकी लड़की और 3 साल का उसका छोटा सा बच्चा, वो भी उसके साथ में जेल में। और आज साल भर हो गया, साल भर से ज्यादा हो गया, 1 साल 1.5 महीना हो गया, और वो तीनों वहीं पर जेल में सड़ रहे हैं। कहते हैं कि इनको इसी में सड़ना है, और इन बच्चों को और इतनी धारणाएं लगा दी हैं, कहा कि ये बाहर नहीं निकलने चाहिए और इसी में इनको बड़ा हो जाने दो, इनको व्यस्त होने दो जेल के अंदर, इतने साल इनको जेल में रखो। ऐसी सोच इनकी है, और इनको वोट देने का काम आप लोगों ने किया। हम लोगों का दोष भी है, ब्राह्मण समाज के लोगों का भी है। ब्राह्मण के समाज के लोग भूल गए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनका उत्पीड़न किया था, किस तरह से उनको ऊपर ला करके मान सम्मान स्वाभिमान उनका बढ़ाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो बहक गए, और बहकावे में किस चीज में बहक गए? वो धर्म के नाम पे बहक गए, वो राम के नाम पे उनको बहकाने का काम किया इन लोगों ने। झूठे बातें करके, जैसे झूठे सपने दे करके पूरे देश को, पूरे प्रदेश के लोगों को बहकाने का काम किया। कहा कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। आज हमारा पूरे प्रदेश, पूरे देश का नौजवान खुश हो गया, बेरोजगार है, घूम रहा है। उसमें चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे हिंदू समाज के हो, कि 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली हैं हर साल। 5 साल की सरकार रहेगी तो 10 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। और इन्होंने क्या किया? हर साल 1.5 से 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने का काम किया। देने का तो काम नहीं किया, खत्म करने का काम किया। बहन मायावती जी की तरह नहीं, वो कुछ कह करके नहीं आएंगी, आते ही। लेकिन उन्होंने अपर कास्ट समाज के ऊपर जो नौकरियों पर रोक लगा हुआ था, उसको हटा करके उन्होंने तुरंत नौकरियां भरने का काम तो यही किया। और अपनी सरकार के रहते हुए 23,60,000 नौकरियां उन्होंने नई सृजित करके और सर्व समाज को उन्होंने देने का काम किया था। इनकी तरह काम नहीं किया।